हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या आपके मन में ये कभी सवाल आता है कि जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और क्या इसकी जर्नी रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी हिस्ट्री की। आज हम जहाँ हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आखिर इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, किस दौरान शुरुआत हुई, क्या क्या टाइम पीरियड्स आए, क्या क्या चेंजेस आए टाइम के दौरान, और धीरे धीरे करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री की टाइमलाइन समझने से पहले मैं आपसे बात करूँगी थोड़ी सी पहले टाइम स्केल की। देखो, अगर हम आज बोलते हैं कि हम 2022 में हैं, तो 2022 मतलब कहाँ से 2022। एक सिंपल सी बात से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मेरी बेटी 4 साल की है, तो 4 साल कहाँ से 4 साल, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसे साल होगा जहाँ से मैंने मेज़र किया कि वो 4 साल की है, वो उसका बर्थ है। हमारी हिस्ट्री तो लाखों साल पुरानी है, तो फिर हम 2022 ही क्यों कहते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आपको बता दूं। इतिहास के इतने लंबे टाइम पीरियड को मेज़र करने के लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं, और उस स्केल का जो सेंटर पॉइंट है वो है बर्थ ऑफ जीसस। अब बहुत लंबा टाइम बिताया है, इंसान की उत्पत्ति हुई तब से लेके अब तक लाखों वर्ष बीत गए हैं, तो हम बर्थ ऑफ जीसस से पहले के टाइम को हम बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, और उसके बर्थ के बाद के टाइम को बोलते हैं एनो डोमिनी। या फिर दो तरीके से, एक और तरीका है जिसमें आप इसको बोल सकते हैं बिफोर कॉमन एरा। मतलब जो जीसस के बर्थ से पहले का टाइम है उसको हम बिफोर कॉमन एरा बोल देते हैं, और जो जीसस के बर्थ के बाद का टाइम है उसको हम कॉमन एरा बोल देते हैं। तो 2022 जो हमारा है वो जीसस की बर्थ के बाद का टाइम है, मतलब जीसस के बर्थ को 2022 साल हो चुके हैं, और उससे पहले जो लाखों साल बीत गए हैं उन्हें बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्रिस्ट, ये भी बीसी भी बोल देते हैं या बीसीई भी बोल देते हैं, दोनों ही सही है। ये तो थी टाइम स्केल की बात, और अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। जो लाखों साल इंसान ने धरती पे बिताए हैं उनको अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि हम समझ सके कि इस दौरान ये चेंजेस हुए, इस दौरान ये चेंजेस हुए, और फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे। स्टार्टिंग होती है स्टोन एज से। स्टोन एज चलता है लगभग 2.5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी। अब जो स्केल मैंने आपको दिखाया था बीसी और एडी वाला, उसमें बीसी वाला जो है वो रिवर्स में चलेगा, मतलब 2.5 लाख, फिर 1 लाख, फिर 50,000, फिर 10,000, 10,000 से फिर 8,000, 6,000, 5,000, फिर ज़ीरो के बाद फिर सीधी काउंटिंग स्टार्ट होगी। आप समझ गए होंगे जो सेंटर पॉइंट है बर्थ ऑफ जीसस, उससे पहले वाला टाइम रिवर्स में चलेगा, उसके बाद वाला सीधा चलेगा। तो 2.5 लाख लगभग साल पहले इंसान को पहली बार देखा गया, और 2.5 लाख से 10,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड को बोला गया स्टोन एज। और इसको स्टोन एज इसलिए बोला गया क्योंकि इस लंबे दौरान तक इंसान ने लगभग सिर्फ स्टोन को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी बिताई है, अपनी ज़रूरतें पूरी की है। तो इस लंबे टाइम को बोला जाता है स्टोन एज। और इस स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो स्टोन वो यूज़ करते थे उन्होंने इतने लंबे टाइम के दौरान बहुत चीज़ें सीख ली थी, चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका उनका बदलने लगा था। तो जो सबसे पहला टाइम आता है उसको बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज स्टोन एज का सबसे पहले वाला पार्ट होता है, जो लगभग 2.5 लाख 2 लाख साल से 10,000 बीसी तक चलता है। ये हमारे इतिहास के सबसे पुराने तरीके का टाइम होता है, जिसमें इंसान को ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं पता होता है। वो अपने चारों तरफ जो देखता है सिर्फ उसको जैसा अवेलेबल है उसी फॉर्म में यूज़ करता है और अपनी ज़िंदगी बिताता है। जैसे कि उसे खाना चाहिए तो वो डायरेक्ट जंगल से गैदर करता है, एनिमल को हंट करके उनसे अपना पेट भरता है। तो वो इनिशियल स्टेज में वो होता है हंटर एंड गैदरर।
मतलब जो उसके चारों तरफ अवेलेबल होता है उसको वैसा ही यूज़ करता है डायरेक्टली। अब उसे दूसरी उसकी नीड होगी उसका शरीर ढकने की, क्योंकि पैलियोलिथिक एज में ठंड बहुत होती है। उसको आइस एज का भी मतलब आइस एज का लास्ट वाला पार्ट पैलियोलिथिक में भी आता है। तो उस टाइम अर्थ बहुत ठंडी हुआ करती थी, एनिमल का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा होता था, और उस दौरान ठंड के कारण आदिमानव अपनी बॉडी को कवर करने के लिए या तो स्टोन को उठा के अपना पेड़ की छाल को यूज़ करता था या एनिमल की स्किन को यूज़ करता था, और इस तरीके से वो अपना गुजारा करता था, जंगल में ही रहता था। बस उसका इतना ही काम था, हंटिंग करना और फूड गैदर करना, जो भी रूट्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं जो भी जंगल में अवेलेबल होता था उसको डायरेक्टली वैसा ही वो यूज़ करता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है उसे चीज़ों को इस्तेमाल करने के नए तरीके समझ में आने लगते हैं। फिर टाइम आता है मेसोलिथिक। ये आप इनके नाम को याद करने के लिए ये समझिए स्टोन एज के 3 पार्ट हैं। सबसे पुराना पैलियोलिथिक, पी से आप पुराना समझ सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक होता है स्टोन एज का मिडल वाला पीरियड। और फिर आता है नियोलिथिक। नियो एन से न्यू समझ सकते हैं, एम से मिडल समझ सकते हैं। मतलब स्टोन एज के 3 पार्ट, पैलियोलिथिक पुराना वाला, मेसोलिथिक मिडल वाला और नियोलिथिक नया वाला। ये तीनों पीरियड सिर्फ इस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं कि इंसान पैलियोलिथिक में अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी चला रहा था, मेसोलिथिक में उससे थोड़ा एडवांस लेवल पे पहुंचा और नियोलिथिक में और एडवांस लेवल पे। लेकिन ये तीनों हैं स्टोन एज ही। इन तीनों एज में, इन तीनों पीरियड में इंसान स्टोन को ही यूज़ करके अपनी ज़िंदगी चला रहा है। लेकिन पहले वो पैलियोलिथिक में पत्थर जैसे अवेलेबल था उसको वैसे यूज़ करता था, और मेसोलिथिक में उसको थोड़ा उसे पता चला कि थोड़ा शार्पनेस चाहिए उसे स्टोन में ताकि वो इजीली हंटिंग कर सके, और पेड़ों की स्किन को वो इजीली उतार सके अपने लिए, कुछ भी अगर उसे बनाना है तो ये सब मतलब उसे समझ में आने लगा था उन चीज़ों का, स्टोन का इस्तेमाल, और वो उनको एडवांस लेवल पे धीरे धीरे लेके जा रहा था। मेसोलिथिक पीरियड चलता है 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक, और नियोलिथिक पीरियड चलता है 8,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। मेसोलिथिक में जो एक चेंजेस हुआ था वो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इस टाइम पे अब अर्थ जो है वो गर्म होने लगी थी, और जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर चेंज होता है उसी हिसाब से वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना भी चेंज होने लगता है। मतलब अर्थ की गर्माहट के कारण ग्रासलैंड ज़्यादा होने लगे थे, वहाँ पे छोटे साइज़ के एनिमल ज़्यादा होने लगे थे, जैसे कि हिरन है, इस तरीके से। तो अब मेसोलिथिक एज में आदिमानव क्या करता है कि डायरेक्ट बड़े पत्थरों का इस्तेमाल ना करके अब वो माइक्रोलिथ्स पे आ जाता है, मतलब छोटे साइज़ के पत्थरों का इस्तेमाल वो शुरू कर देता है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ हुई इस टाइम के दौरान, अब उसे ये समझ में आने लगा था कि जहाँ वो डायरेक्ट एनिमल का हंट करके इस्तेमाल कर रहा था, अब वो उसे डोमेस्टिकेट भी कर सकता है, क्योंकि हंटिंग करने के बाद तो उसे सिर्फ मांस ही मिलता था। लेकिन अगर वो एनिमल को डोमेस्टिकेट करता है, अगर वो उसे पालना शुरू कर देता है तो उसे उसकी दूध मिलता है, उसके और प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से अब मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। फिर आता है नियोलिथिक पीरियड, जिसमें हम कह सकते हैं कि अब इससे भी एडवांस लेवल पे आदिमानव को रहना आ गया था। अब उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि उसने ट्रैक्टर लिया और अपना पूरा कर डाली खेती, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे वो खाना खाता था जो उसे रॉ फॉर्म में मतलब जंगल में मिलता था, उसके जब बीज गिरने लगे तो उसके नए पौधे उगने लगे, फिर उसके और प्रोडक्ट को वो ऑब्जर्व करने लगा। उसे ये समझ में आने लगा था कि जो बीज होते हैं उन्हें वो धरती में अगर गिराता है तो वो नए पौधों की, नई खेती की शुरुआत हो सकती है। अब खेती करने के लिए उसे ये भी समझ में आने लगा था कि उसे कुछ जो टूल्स चाहिए वो भी शार्प होने चाहिए, और इतना साल उसने जो इस्तेमाल किया उसके बाद उसे समझ में आने लगा था कि उसे शार्प पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके पत्थर नियोलिथिक एज तक बिल्कुल शार्प पॉलिश्ड टूल बन गए थे। तो आप समझ गए होंगे स्टोन एज 3 पार्ट में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में बिल्कुल रॉ फॉर्म में यूज़ होते थे क्रूड स्टोन, और मेसोलिथिक में फिर उसको थोड़ा क्या बोलते हैं, शार्पनेस शुरू हो गई थी
छोटे साइज़ के एनिमल ज़्यादा पाने लगे थे और छोटे ही पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा था। फिर न्यूलिथिक में पत्थरों को पॉलिश करके यूज़ किया जाने लगा। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। एग्रीकल्चर बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे उन्हें पता चला कि अगर यहाँ उनके बीज वगैरह गिरते हैं तो यहाँ से नया पौधा स्टार्ट होता है, फिर उसको हम दोबारा से अपने फूड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्हें ये समझ में आने लगा था बीज गिराओ और पौधे उगाओ और अपना पेट भर लो, बस उससे ज़्यादा मतलब सरप्लस एग्रीकल्चर को नहीं जानते थे जैसे कि आज के टाइम में होता है। तो इसी टाइम के दौरान उन्होंने पॉट्स बनाने शुरू किए, व्हील बनाना शुरू किया और फायर का इन्वेंशन इस टाइम पे हो चुका था। यहाँ तक चलता है स्टोन एज। फिर न्यूलिथिक एज के बाद आता है चाल्कोलिथिक एज। न्यूलिथिक एज 6000 बीसी तक चलता है। अब 6000 बीसी के बाद चाल्कोलिथिक एज शुरू हो जाता है। इस टाइम दौरान में कॉपर डिस्कवर्ड होता है। कॉपर फर्स्ट मेटल होती है जो इंडिया में डिस्कवर होती है। और इस एज में मेटल अगर मिली है तो फिर मेटल के जाहिर सी बात है फ़ायदे बहुत देखने को मिलते हैं। मेटल ज़्यादा शार्प होती है, ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब उन्होंने एग्रीकल्चर के बाद सेटलमेंट शुरू कर दिया। ऐसा सेटलमेंट मतलब एग्रीकल्चर वो पहले चलते जाते थे, जगह को साफ़ करते थे, खेती करते थे, फिर चलते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे जंगल में। जहाँ का रिसोर्स जहाँ से उन्हें मिलते थे वहाँ तब तक रहते थे। जब उस जंगल के प्रोडक्ट ख़त्म होने लगते थे वो आगे चल देते थे। ऐसे ही वो चलते चलते एग्रीकल्चर करते थे। अब उन्होंने एक जगह पे बसना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। एक जगह वो सेटल होने लगे थे परमानेंटली। चाल्कोलिथिक एज चलती है 5-6 हज़ार बीसी से 2800 बीसी तक। देखिए इतिहास में कोई भी टाइम पीरियड एग्जैक्ट एक साल से स्टार्ट नहीं होके एक साल एग्जैक्ट उसी पे ख़त्म नहीं होता है। एक ट्रांजिशन पीरियड जो होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, उसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट कैटेगराइज नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट 5000 साल पे ही ये स्टार्ट हुआ। तो मतलब थोड़ी थोड़ी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर एक मैच्योर पीरियड आता है, फिर हम उसको बोलते हैं कि हाँ अब चाल्कोलिथिक एज कम्प्लीटली हम इसको बोल सकते हैं। तो फिर इस टाइम के दौरान मेटल का यूज़ होने लगा अच्छे से। मेटल डिस्कवर हुई, स्टोन के साथ ही यूज़ किए जाने लगे। उनकी लाइफ और आसान हो गई। फॉरेस्ट कटिंग में उनको हेल्प मिलने लगी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो अच्छे से करने लगे। और फिर उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आता है उस सभ्यता का टाइम जिसको इतिहास में सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड बोला जाता है। इंसान ने स्टार्टिंग ज़ीरो से की थी और वो IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड है लगभग 3300-3000 से लेके 1500 साल तक का, यहाँ तक पहुँचता है। अब इस टाइम के दौरान वो बहुत सी चीज़ों को जानने लगता है। उसे ये पता है पक्के घर कैसे बनाने हैं, पक्की नालियाँ कैसे बनाने हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे ट्रेडिंग के भी एविडेंस मिले हैं। वो लोग अफ़गानिस्तान से टिन मंगवाते थे और उसको कॉपर के साथ इस्तेमाल करके ब्रॉन्ज़ यूज़ करते थे और इस टाइम को ब्रॉन्ज़ एज भी बोला जाता है। ब्रॉन्ज़ जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे हिस्ट्री में इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। फिर जैसे जैसे और टाइम बीतता है तो ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम से ख़त्म हो गई थी। ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि वो कैसे ख़त्म हुई, क्या उसका रीज़न रहा, लेकिन आइडिया लगाया जाता है कि जो इंडस रिवर के दोनों कुछ मतलब इंडस रिवर के साइड्स में जो ये अर्बनाइजेशन थी वो या तो फ्लड्स की वजह से या फिर नदियों ने अपना रास्ता चेंज किया होगा या ड्रॉट की वजह से, किसी भी वजह से वहाँ से एकदम सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। वो अर्बन से अब रूरल में चेंज हो जाती है। लोग वहाँ से अपना घर छोड़ के, अपना सब चीज़ें छोड़ के कहीं दूर जाके बसने लगते हैं। तो अब और इस 1500 साल से हम आगे की तरफ चलते हैं। 1500 BC से अब जब हम 1000 BC तक चलते हैं तो वो टाइम आता है वैदिक पीरियड। अब जो हमारा वैदिक पीरियड है, वैदिक एज है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक।
इसी टाइम के दौरान, इस अर्ली वैदिक टाइम के दौरान, जो 1500 से 1000 बीसी के दौरान था, इसमें ऋग्वेद लिखा गया था। ये फर्स्ट टाइम पीरियड था जिसके अंदर के रिटन टेक्स्ट हमें मिलते हैं। इससे पहले के जितने भी एजेस रहे, जितना भी टाइम पीरियड रहा, उन सब के एविडेंस हमें मिले हैं। कैसे मिले हैं? उनके बोन्स मिले हैं, उनके क्या बोलते हैं, बर्तन मिले हैं, उनके पोट्स मिले हैं, उनके ज्वेलरी मिली हैं। तो उन सब चीज़ों से हमने आइडिया लगा, लेकिन हमें किसी की भी स्क्रिप्ट नहीं मिली, हमें किसी के भी रिटन टेक्स्ट नहीं, मनुस्क्रिप्ट नहीं मिला। तो ये पहला पीरियड होता है जहाँ पे इंसान ने लिखाई स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी की गई थी। हालांकि जो भीमबेटका है वहाँ पे भी, जो पैलियोलिथिक एज की है, उस टाइम दौरान में भी लिखना इंसान ने, मतलब पेंटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई थी। अपनी भाषा में वो जो भी लिखते थे, वो पेंटिंग्स करते थे, अपनी डेली की लाइफ को वो अपनी चित्रकारी के द्वारा दर्शाते थे। मैंने एक वीडियो डाली हुई है भीमबेटका रॉक शेल्टर की, मैंने वहाँ विज़िट किया, वो सब देखा। आज से 10-12 हज़ार साल पहले की जो उनकी कला थी, जो आर्ट था, जो डेली लाइफ में देखते थे, करते थे, उनको वो वहाँ पे बना देते थे। लेकिन उसके बाद के टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों की अपनी स्क्रिप्ट थी, लेकिन आज तक उसे डेसिफर नहीं किया गया है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता है कि उसमें आखिर क्या लिखा है। हम उसे समझने में असमर्थ हैं। फिर उसके बाद जो वैदिक पीरियड आता है, वही पहला पीरियड है जहाँ से रिटन टेक्स्ट हमें मिले हैं, हम उन्हें समझ पाए हैं। और उसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें बचे हुए जो 3 वेद हमारे हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद लेटर वैदिक में लिखे जाते हैं। क्या होता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड होता है, उसमें ऐसा होता है कि जो आदमी जैसा काम करेगा वो उसी वर्ण में होगा। लेकिन लेटर वैदिक में ये प्रॉब्लम आने लगी थी कि इंसान को उसके बर्थ के हिसाब से ही वर्ण में डिवाइड कर दिया। मतलब जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया वो ब्राह्मण होगा, काम से वो डिसाइड नहीं होता था। तो इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होने लगी लेटर वैदिक में। अगर ब्राह्मण डोमिनेंस होगा तो वो लोग अपनी इम्पोर्टेंस हमेशा बनाए रखने के लिए रिचुअल्स को इतना डिफ़िकल्ट कर देते थे कि उनके अलावा कोई और परफॉर्म कर ही नहीं पाता था। तो इस तरीके से बहुत से लोग इन चीज़ों से परेशान होने लगे थे। और उसी टाइम के दौरान, मतलब लेटर वैदिक काल के दौरान, एंट्री होती है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की। और उनकी जो फ़िलोसफी थी लोगों को पसंद आने लगी, लोगों को वहाँ राहत मिलने लगी, फिर लोग उस तरफ डाइवर्ट होने लगे। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वैदिक काल में हुई वो ये कि इसी टाइम के दौरान जो हमारे भगवान हम मानते हैं, उनकी उत्पत्ति उसी टाइम के दौरान की मानी जाती है। और हमारे प्रसिद्ध रामायण महाभारत ग्रंथ भी इसी टाइम के लिखे हुए बताए जाते हैं। अब ये बात हम कर रहे हैं 500-600 बीसी के अराउंड। अब यहाँ पे धीरे धीरे लोगों के जो विलेज होते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं और जनपद बनने लगते हैं, महाजनपद। और उस टाइम के दौरान 16 महाजनपद थे, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री में मगध महाजनपद। अब इसके बाद धीरे धीरे और डायनेस्टी आती है, महाजनपद बनते हैं, और फिर आता है मौर्याज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है अशोका का। वो पहले तो एक वॉरियर होता है, लेकिन फिर वो बुद्धिज़्म से इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो धर्म को प्रोपेगेट करता है और अहिंसा को उसने छोड़ दिया था। तो अशोका के कुछ ऐसे स्टेप रहे थे जिसकी वजह से जो आर्मी है वो उसकी वीक होती जा रही थी और आगे आगे धीरे धीरे उसका किंगडम ख़त्म हो जाता है। फिर 200 बीसी के अराउंड बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेजन होते हैं। 200 एडी तक यही चलता है। अब याद रखिए हम बीसी से एडी में एंट्री कर चुके हैं, मतलब अब जीसस के बर्थ के बाद के टाइम की हम बात कर रहे हैं। 300 एडी से 500 एडी तक गुप्त काल चलता है, जिसको गोल्डन एज भी बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री के। यहाँ पे इस टाइम के दौरान बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर, वो सब चीज़ें खूब अच्छे से ग्रो की थी। फिर
700 एडी की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। 700 एडी से इस्लाम इंट्रोड्यूस होता है बाय प्रॉफिट मोहम्मद। यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी मेडिवल हिस्ट्री की। दोस्तों 700 एडी से पहले का जितना टाइम था उस सब को हम एंशियंट हिस्ट्री में देखते हैं, और 700 से 1700 एडी का टाइम जो होता है उसको हम मेडिवल हिस्ट्री में देखते हैं, और 1700 से अब तक का टाइम पीरियड है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। इस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को डिवाइड करके चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहाँ से लेके यहाँ तक हम कैसे कैसे धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सी चीज़ों को मैं डिटेल में नहीं बता पाई हूँ, टाइम लिमिट है, तो इससे आगे की बातों को हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।